Hi everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with सौम्या अग्रवाल. So this is a video on section number 187 जो कि बात करता है इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम. तो जो सबसेक्शन नंबर 1 है ना, वो ये बोलता है कि ये जनरल रूल होता है कि कंपनी कुछ भी इन्वेस्टमेंट अगर कर रही है तो वो अपने नाम में करे. जैसे कोई ABC लिमिटेड है तो उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी या कोई सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करा या कोई भी और अदर एसेट उसने खरीदी या फिर मतलब उसने कोई इन्वेस्टमेंट किया मेड और हेल्ड, तो उस केस में वो अपने नाम पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगी. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना एक एक्सेप्शन है. ठीक है, तो एक्सेप्शन यहाँ पर क्या है? एक्सेप्शन ये है कि अगर सपोज़ कंपनी अपने सब्सिडरी में कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रही है या शेयर्स को होल्ड कर रही है, तो उस केस में उसको अलाउड है कि वो अपने नॉमिनी या नॉमिनीज़ के नेम में जो है शेयर्स को होल्ड कर सकती है. लेकिन वो ऐसा तब कर सकती है अगर उसको ऐसा लगता है कि स्टैट्यूटरी लिमिट को मीट करने के लिए उसको ये करना है. अब आपको पता होगा दैट मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो हैं वो हर कंपनी के ही लॉ में प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, राइट. तो उस केस में इट बिकम्स नेसेसरी कि उससे कम जो है हम लिमिट नहीं रख सकते. तो उन्होंने यहाँ पर आप एक्सेप्शन बोल सकते हो उसको, कि एक्सेप्शन दिया है कि अगर वो सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो उस केस में नॉमिनी अपने मतलब कंपनी अपने नॉमिनी या नॉमिनीज़ के नेम पे जो है वो इन्वेस्टमेंट को कर सकती है. ठीक है, देन उसके बाद में सबसेक्शन नंबर 2 जो है वो बात करता है आपकी एग्जाम्पशंस के बारे में. नाउ दीज एग्जाम्पशंस आर फ्रॉम द एग्जाम्पशंस विच आर इन सबसेक्शन नंबर 1. तो सबसेक्शन 1 जो जनरल रूल वाला है ना, कि कंपनी को सिर्फ अपने नाम में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सिर्फ सब्सिडरी के केस में ही नॉमिनी या नॉमिनीज हो सकते हैं, तो ये उसी वाले सबसेक्शन का एग्जाम्पशंस यहाँ पर है. तो कुछ एग्जाम्पशंस हमको 187 सबसेक्शन नंबर 2 में दी हैं. अब वो क्या क्या एग्जाम्पशंस हैं? तो पहली एग्जाम्पशन तो ये है कि जो भी डिपॉजिट है शेयर्स एंड डिबेंचर्स का, वो कंपनी अपने बैंकर्स के नाम पे कर सकती है, बैंकर्स के साथ में वो कर सकती है. मतलब वो कंपनी क्या करेगी, जो भी उसके शेयर्स एंड डिबेंचर्स है वो जाकर के बैंकर को दे देगी अपने, और वो बैंकर क्या करेगा, डिविडेंड और इंटरेस्ट जो है वो कलेक्ट कर लेगा. ठीक है, तो कंपनी को ये परमिटेड होता है कि वो अपने बैंकर्स के पास में कोई भी अगर उसने शेयर्स या सिक्योरिटीज़ खरीदे हैं तो वो दे सकती है वो अपने बैंकर को. तो उस केस में आप कह सकते हो कि जो कलेक्टिंग पार्टी है वो तो बैंकर हो गया ना, तो बैंकर को फिर उस केस में डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है, उसके अलावा जो आपका क्लॉज नंबर बी है वो बोलता है डिपॉजिट और ट्रांसफर टू और होल्ड इन द नेम ऑफ बैंकर शेयर्स और सिक्योरिटीज़ इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र. नो, ये वाला जो क्लॉज था दैट वाज टॉकिंग अबाउट द कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, एंड हेयर दे आर कंसिडरिंग द फैसिलिटेशन ऑफ द ट्रांसफ़र. तो कंपनी को परमिटेड होता है कि वो डिपॉजिट कर सकती है या ट्रांसफ़र भी कर सकती है या होल्ड भी कर सकती है बैंकर के नाम पे. जैसे सपोज़ इन्होंने दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो भी शेड्यूल्ड बैंक है, तो कंपनी अपने बैंकर के नाम पे जो है होल्ड कर सकती है, डिपॉजिट भी कर सकती है, ट्रांसफ़र भी कर सकती है, जिससे कि वो फैसिलिटेट कर पाए जो भी आगे का ट्रांसफ़र उसको करना है वो. लेकिन इन्होंने यहाँ पर ना इन्होंने यहाँ पर भी एक पॉइंट डाल दिया दैट हाउएवर इफ़ विद इन अ period of 6 months from the date on which the share or securities are transferred by the company to or are first held in the name of a company, no transfer of such shares or securities takes place, the company shall, as soon as practicable after the expiry of the period, have the shares or securities retransferred to it from its bankers, or as the case may be, again hold the shares or securities in its own name. ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपके आंसर का पूरा मतलब ही चेंज कर देगा. इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि ये चीज़ इन्होंने दी तो है, अलाउ तो करिए कि आप बैंकर के नेम में होल्ड कर लो फॉर द ट्रांसफ़र, या फिर मतलब आप होल्ड कर लो, डिपॉजिट कर लो इन द नेम ऑफ द बैंकर टू फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र. लेकिन ये जो ट्रांसफ़र है ना, ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं है. ये ट्रांसफ़र की इन्होंने यहाँ पर एक लिमिट स्पेसिफाई कर दी है 6 मंथ्स. तो 6 महीने के अंदर अंदर अगर जो भी कंपनी को ट्रांसफ़र करना है शेयर्स या सिक्योरिटीज़ का, वो नहीं हुआ, ठीक है, वो अगर नहीं हो पाया, सो एज सून एज प्रैक्टिकेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, मतलब जैसे ही वो जो 6 मंथ्स है वो ओवर हो जाएंगे, कंपनी को वो जो शेयर्स या सिक्योरिटीज़ हैं वो बैंकर के नाम से लेकर के अपने नाम पर रीट्रांसफ़र करवानी पड़ेंगी. दैट मीन्स SBI से जो ABC है उसको ABC में वापस से कराना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं हो पाया. सो दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस यू हैव टू मेक श्योर व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन ऑफ 187. ठीक है, उसके बाद में क्लॉज नंबर C बोलता है डिपॉजिट विद और ट्रांसफ़र टू एनी पर्सन और एनी शेयर्स और सिक्योरिटीज़ बाय ऑफ सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी लोन.
अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि कंपनी को ये परमिशन होती है कि वो डिपॉजिट कर सकती है या ट्रांसफ़र भी कर सकती है किसी और पर्सन को। ना यहाँ पर इन्होंने पर्सन बोल दिया। एनी शेयर्स और सिक्योरिटीज़ बाय वे ऑफ सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी लोन। तो वो जो है रीपेमेंट के लिए भी किसी पर्सन को जो है वो डिपॉजिट कर सकती है। जैसे कंपनी ने किसी से कोई लोन ले रखा है तो वो उसको वो दे देगी कि हमने जो है अपनी का लोन चुका दिया, आप उसके बदले शेयर्स या सिक्योरिटीज़ रख लो। ठीक है, तो इस केस में भी जो है यहाँ पर इन्होंने अलाउ किया हुआ है। उसके बाद में जो है इन्होंने यहाँ पर बोला है डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़ हेल्ड एज अ बेनिफिशियल ओनर। तो अगर कंपनी जो है वो बेनिफिशियल ओनर की तरह काम कर रही है तो भी वो जो है कर सकती है डिपॉजिटरी के नाम में अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सबसेक्शन नंबर 2 में 4 पॉइंट्स बताए, तो फटाफट से एक बार रिकॉल कर लो क्या क्या पॉइंट्स मैंने बताए। पहला पॉइंट था कि वो जो है बैंकर के साथ में डिपॉजिट कर सकती है। क्यों करेगी वो? फॉर द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड पॉइंट क्या था? इन द नेम ऑफ बैंकर क्या कर सकती है? होल्ड कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है, डिपॉजिट कर सकती है। क्यों? टू फैसिलिटेट व्हाट? ट्रांसफ़र। और ट्रांसफ़र अगर 6 महीने के अंदर नहीं हुआ तो उसको वापस से अपने नाम में कराना पड़ेगा। उसके बाद में तीसरा वाला पॉइंट क्या था? रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए वो किसी पर्सन को दे सकती है। और चौथा वाला पॉइंट क्या था? चौथा वाला पॉइंट आपका ये था कि वो जो है डिपॉजिटरी के नाम में होल्ड कर सकती है एज व्हाट? एज अ बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द सबसेक्शन नंबर 2। नाउ सबसेक्शन नंबर 3 क्या बोलता है? सबसेक्शन नंबर 3 बोलता है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर बाय अ कंपनी इन केस सिक्योरिटीज़ आर हेल्ड इन द नेम ऑफ अ डिपॉजिटरी एंड नॉट इन इट्स ओन नेम। तो इन्होंने ये बोला कि अगर जैसे ये वाला जो पॉइंट था ना, अगर जैसे कंपनी ने अपने शेयर्स को डिपॉजिटरी के नाम में होल्ड किया है तो उस केस में उसको एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, इसका जो क्लॉज नंबर डी है ये परमिशन दे रहा है, तो उस केस में उनको यहाँ पर रजिस्टर बनाना पड़ेगा। तो व्हेन इन द अबव सिचुएशन अराइजेस, कंपनी को एक रजिस्टर बनाना है। अब उसमें जो भी पर्टिकुलर्स होंगे वो आपके रूल 14 में हैं, जो कि नीचे इन्होंने बताया हुआ है कि कैसा रजिस्टर बनेगा। एंड सच रजिस्टर शेल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय any member debenture holder of the company without any charge during business hours, subject to such reasonable restrictions as the company may by its articles in general meeting impose। अब यहाँ पर ना बहुत सारे MCQs बन गए। देखो, पहला MCQs तो क्या बन गया कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। दूसरा क्या बन गया? कौन कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? मेंबर या डिबेंचर होल्डर कंपनी के। तीसरा MCQ बन गया यहाँ पर बिजनेस आवर्स वाला। चौथा बन गया आर्टिकल्स में, MOA में या फिर किसी और नोटिस में। तो यहाँ पर आर्टिकल्स हो गया कि कंपनी जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो लगा सकती है लेकिन वो अपने आर्टिकल में उस चीज़ को स्पेसिफाई कर देगी। ठीक है, तो इतने सारे यहाँ MCQs जो हैं वो बन गए। और उसके अलावा रूल का बन गया, रूल नंबर 14 है। ठीक है, अब रूल नंबर 14 में क्या क्या बातें इन्होंने दे रखी हैं कि हर कंपनी को MBP 3 में जो है रजिस्टर बनाना है। अब उसमें पर्टिकुलर्स कौन कौन से होंगे? तो इन्होंने बोला है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए, और जो भी पर्टिकुलर्स होंगे या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट हुई है, जो भी कंपनी ने बेनिफिशियली होल्ड करी है, जो अपने नेम में होल्ड नहीं करी है, उसको पर्टिकुलर्स मतलब देना पड़ेगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये डिपॉजिटरी के नाम में सिक्योरिटीज़ हेल्ड हुई हैं। उसके बाद में उसको ये भी रिकॉर्ड करना है दैट व्हाट इज़ द रीज़न फॉर नॉट होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट्स इन इट्स ओन नेम। क्यों कंपनी अपने नाम में ना करके डिपॉजिटरी के नाम में सिक्योरिटीज़ को होल्ड कर रही है, उसका रीज़न भी चाहिए और रिलेशनशिप भी चाहिए, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी अदर पर्सन के साथ में उस चीज़ को भी आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद में जो कंपनी है ना वो ये भी रिकॉर्ड करेगी दैट वेदर सच इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड इन अ थर्ड पार्टीज़ नेम फॉर द टाइम बीइंग और अदरवाइज। तो थर्ड पार्टी के नाम पे तो कुछ ऐसा नहीं है कि उन्होंने करा हुआ है होल्ड। उसके बाद में प्लेस क्या होगा? प्लेस इन्होंने बोला है रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। परमानेंटली इसको आप रिजर्व कर सकते हो, और प्रिजर्व करना है, नॉट कर सकते हो, करना है। MBP 4 फॉर्म है, प्रिजर्व करना है परमानेंटली। देन कस्टडी किसके पास में होगी? तो कस्टडी के लिए उन्होंने बोला कि वैसे तो कंपनी सेक्रेटरी के पास में ये होना चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी अगर नहीं है तो डायरेक्टर या कोई भी और ऑफिसर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथराइज़ करा है वो, और जो ऑथेंटिकेशन करेगा वो भी कौन करेगा? वैसे तो कंपनी सेक्रेटरी अगर नहीं है तो कोई भी और ऑफिसर जो बोर्ड ने जो है वो स्पेसिफाई करा हुआ है। देन जो भी सिक्योरिटीज़ हैं दैट आर हेल्ड बाय एनी पर्सन इन विच द कंपनी होल्ड्स बेनिफिशियल इंटरेस्ट, जो भी कंप्लाइंस होगी सेक्शन नंबर 89 की, तो उसमें जो भी डिक्लेरेशन है ना बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ की वो भी उसको देनी पड़ेगी। एंड देन यहाँ पर इन्होंने पेनल्टी का बताया कि पेनल्टी जो है वो कंपनी को तो लगेगी 5 लाख की और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 50,000 की। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 187। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।